आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट 17। इसमें करेंगे हम आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। और ये जो टॉपिक है आपका रहने वाला है लैंग्वेजेस पे ये टॉपिक रहने वाला है, यानी कि भाषा पर ये आज का विषय रहने वाला है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जो है समझनी होंगी, और उन टर्म्स में आता है आपका सबसे पहला टर्म आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसको बोलते हैं हम राजभाषा। दूसरा आता है आपका नेशनल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रभाषा। और तीसरा आता है आपका आएगा आपका स्टेट लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं हम राज्य भाषा। अब हिंदी आप लोगों ने पढ़ी है, हाँ या ना में जवाब दे दो। हिंदी आप लोगों ने पढ़ी है? हाँ, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो मुझे बताओ। हाँ, तो तुमने बहुत आसानी से बोल दिया। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो बताओ मुझे, कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? पूरी सेंटर की हुई, कौन सी है हमारी पूरे सेंटर की? कोई है ही नहीं। कौन सी है स्टेट्स की लैंग्वेज? और ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की है, तो कौन सी है? मैं सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रही हूँ ना। मैं ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है ना। चलो, तो आप लोगों ने काफी आंसर सही दिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोलते हैं हम? राजकाज की भाषा। यानी ऐसी भाषा जो हमारे कहाँ चलती है? ऑफिस टू ऑफिस चलती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, इन शॉर्ट देखा जाए तो ऑफिशियल वर्क होते हैं। और ऑफिशियल वर्क हमारे किस में होते हैं? मेनली हिंदी में। और उसके बाद इंग्लिश जो आपकी क्या हैसियत होती है? आपकी सहायक होती है। आपकी जो राजकाज की भाषा है, जो ऑफिशियल है, आपके जो भी आपके पत्र लिखते आते हैं, है ना, वो किस में आते? हिंदी में ही आते। लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश जो है आपकी, इंग्लिश एक सपोर्टिव लैंग्वेज है। आई बात समझ में? दूसरी बात करें नेशनल लैंग्वेज, तो हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है भाई। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्यों नहीं है भाई? है ही नहीं कोई। क्यों नहीं है हमारे पास नेशनल लैंग्वेज? क्योंकि इतने सारे स्टेट्स है, सबके अलग अलग है। पंजाब में पंजाबी, नीचे साउथ में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना, इधर मराठी, अलग अलग लैंग्वेज है। पूरे देश की कोई अपनी एक लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या नहीं है? नेशनल लैंग्वेज नहीं है। स्टेट्स लैंग्वेज क्या हो गई? जो आपकी राज्यों की भाषा है, राज्यों की भाषा, लोकल लैंग्वेज नहीं। लोकल लैंग्वेज आपकी जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, ये आपकी लैंग्वेज नहीं है। ये खाली क्या है? आपकी बोली है। लैंग्वेज वो भाषा होती है जिसके पास अपनी लिपि होती है। और हिंदी को लिखने का तरीका क्या है हमारा? देवनागरी। जैसे पंजाबी को किस में लिखते हैं हम? गुरुमुखी में, है ना। तो उसी प्रकार से आपकी हिंदी की क्या है? आपकी देवनागरी। तो राज्यों की भाषा यानी कि जो स्टेट्स में यूज होती है, जैसे
उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में कौन कौन सी लैंग्वेज है आपकी? हिंदी और दूसरी? हिंदी और संस्कृत हमारी क्या है आपकी स्टेट लैंग्वेज है। वैसे ही अगर मैं बात करूं पंजाब में, पंजाबी, साउथ में बात करें तो तेलुगु, इस तरीके से जो है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरीके से आपके अलग अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे समझ में आया कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी राजकाज की भाषा हो गया, नेशनल लैंग्वेज आपकी है ही नहीं कोई, और स्टेट लैंग्वेज है ना, ये क्लियर हो गया। अब वन बाय वन करके आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स में पहला देखेंगे हम आर्टिकल, कल का क्वेश्चन बन जाए आपसे कि, एक मिनट, हाँ, कल का क्वेश्चन आपसे बन जाए कि आर्टिकल 343 क्या कहता है भाई। आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है कि भाई देश की आर्टिकल 343 कहता है कि देश की कौन सी भाषा होगी? हिंदी। देश की अपनी एक भाषा होगी हिंदी, और उस हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये क्या होगी हमारी लिपि, और देश की क्या होगी? हिंदी। यानी कि क्या होगी ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजकाज की भाषा, जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम अपने शासन तंत्र में प्रयोग करते हैं, राजकाज की भाषा। क्लियर दैट? आई बात समझ में कि आर्टिकल 343 कहता है कि आपकी राजकाज की भाषा होगी हिंदी, और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ध्यान रखना, आर्टिकल 343 कहता है ये। चलिए, आर्टिकल 344 कहता है आपका, क्या बोलता है? आर्टिकल 344 कहता है आपका कि भाई संसद के पास ये अधिकार है, एक मिनट, कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू फॉर्म related to language, यानी कि संसद के पास ये अधिकार है, संसद के पास अधिकार है संसद के पास क्या है आपका अधिकार है कि वो भाषा से संबंधित क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। किसका? आयोग का। फॉर्म आयोग और समितियां, क्या हुआ? कमीशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखो, पावर टू फॉर्म कमिटीज कमीशन। आयोग और समिति बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। कर सकते हो, है ना? क्लियर? चलिए, आपका आर्टिकल 345 कहता है, आपका आर्टिकल 345 कहता है आर्टिकल 345 बताता है कि आपकी लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों की भाषा, राज्यों की राजभाषा है, राज्य की राजभाषा है, यानी कि
आपकी अलग अलग स्टेट्स की क्या होगी, अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होगी। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो हिंदी, हिंदी को हिंदी में ही लिखते हैं ना, हिंदी और संस्कृत होगी। वैसे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की क्या होगी, पंजाबी। नीचे साउथ में बात करें तो साउथ में जैसे कन्नड़, तेलुगु, इस मलयालम, इस तरीके से महाराष्ट्र की मराठी, इस तरीके से आपकी जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाएगी आपके राज्यों की। क्लियर? चलिए आर्टिकल 346 पहले इतना समझ में आ रहा है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, बेसिक सी चीज है। आर्टिकल 346 कहता है आर्टिकल 346 कहता है कि विद इन, या फिर ऐसे लिखो, लैंग्वेज विद इन टू स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट, यानी कि दो राज्यों एवं या केंद्र के मध्य पत्राचार। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखो क्या क्रिएट होगा। सेंटर में चल रही है आपकी, या फिर ऐसे मान के चलो कि नीचे साउथ का कोई एक स्टेट ले लो, केरल, और केरल को भेजना है आपके किसमें, केरल को अपना कोई एक पत्र भेजना है उत्तराखंड में। हो गया लैंग्वेज डिफरेंस। अब क्या होगा इस कंडीशन में, ट्रांसलेटर, कितने सारे ट्रांसलेटर, फिर तो ट्रांसलेट ही होते रहेगी। केरल में चलती है आपकी कन्नड़ लैंग्वेज, उत्तराखंड में चल रही हिंदी लैंग्वेज। क्या अब तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशंस अलग बन रही है। तब इस कंडीशन में है आर्टिकल 346 कहता है अगर दो राज्यों के बीच में अगर भाषाएं भिन्न है तो उस कंडीशन में आपकी केंद्र की भाषा चलेगी, और केंद्र में कौन सी भाषा चलती है आपकी, हिंदी। तो इस कंडीशन में जो आपका पत्राचार है ना, वो किस में चलेगा, आपका हिंदी में चलेगा। आई बात समझ में? लेकिन नहीं बनी ना, क्योंकि अलग लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है यहाँ, हिंदी आती है। तो यहाँ पे यही है, आर्टिकल 346 कहता है कि जब दो स्टेट्स के बीच में या फिर केरला सरकार को केंद्र सरकार को एक पत्र भेजना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये, हाँ जी बिल्कुल, गलत क्या है, अब समझ में आती नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हमको क्या, अगर हमें केरला वाले को कोई पत्र भेजना है, हमें कन्नड़ लैंग्वेज आती नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर्स कितने ट्रांसलेट करोगे तुम, एक मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा ना हमें। हाँ तुम इंग्लिश में भी भेज सकते हो, हिंदी में भी भेज सकते हो, कंडीशन ये कि जो सेंटर की लैंग्वेज है। लेकिन मेन इंग्लिश जो है आपकी एक ऑफिस, इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, एक सहायक भाषा बोलते हैं। मेन जो आपकी हिंदी रहेगी, लेकिन इंग्लिश जो है सेकंड नंबर पे आती है। इंग्लिश हमेशा कैसी रहेगी, पीछे से जो सहायक, जहाँ पे हिंदी समझ में ना आए तो वहाँ पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले, वहाँ पे इंग्लिश में संवाद होता है, हाई कोर्ट के मामलों में हिंदी में संवाद होता है। तो ये कुछ हमने केसेस सेट कर रखे हैं। जैसे एसएससी जो सेंटर में एसएससी वाला हो गया, उसके एग्जाम्स भी सब चीज मतलब कैसा होता है, इंग्लिश में होता है। लेकिन वही बात करी जाए स्टेट्स की तो यहाँ पे फिर हिंदी में आता है। तो इंग्लिश जो है आपकी सेकंड लैंग्वेज है,
हिंदी में। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर केंद्र सरकार को अगर कोई पत्राचार करना है, पत्र भेजना है, तो उस कंडीशन में आपका हिंदी में ही प्रयोग होगा। आई बात समझ में? अब यही आर्टिकल आपका 347 दो स्टेट्स के बीच में है। यहाँ पे तो मेनली सेंटर और स्टेट्स के बीच की बात करी जा रही है। अब वही बात अगर करी जाए तो दो स्टेट्स के बीच की बात करी जाए तो आर्टिकल 347 आर्टिकल 347 क्या कहता है? आर्टिकल 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ऐसा समझो कि जैसे मान लो उत्तराखंड है, उत्तराखंड मान के चलो, उत्तराखंड है ना, या फिर ऐसे समझो कोई स्टेट है और उस स्टेट में मैक्सिमम जो जनसंख्या है, किसी बोली को बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? मान लो स्टेट कौन सा हो गया आपका? उत्तराखंड स्टेट हो गया। और इस उत्तराखंड स्टेट में सबसे ज्यादा मान के चलो कि जौनसारी भाषा चलती है, जौनसारी लैंग्वेज बोली जाती है, एक एग्जाम्पल मान के चलो, है ना। अब जौनसारी भाषा आपकी भाषा तो नहीं है, बोली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र के पास। आई बात समझ में? किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा जनसंख्या जो है किसी एक पर्टिकुलर बोली को बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। एग्जाम्पल में उत्तराखंड और जौनसारी भाषा को मान के चलो, या फिर गढ़वाली भाषा को मान के चलो, कुमाऊनी, जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसको मान के चलो कि किसी बोली को ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये कानून बनाने का अधिकार किसका है? सेंटर का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 कहता है आपका आर्टिकल 348 बोलता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी? वो होगी इंग्लिश। और हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी, या फिर उस स्टेट में बोले जाने वाली भाषा। आई बात समझ में? या फिर स्टेट लैंग्वेज। क्लियर? चलिए आर्टिकल 349 नॉट टू बी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे देख लो एक बार आर्टिकल 349 क्या कहता है। आर्टिकल 349 बोलता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड एक्ट या फिर कोई अमेंडमेंट है, उसकी प्रोसेस, कि भाषा से संबंधित कोई अधिनियम और कोई संशोधन करना है हमें, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो आपकी आर्टिकल 349 में कहता है। अब वो क्या प्रक्रिया है वो स्पष्ट रूप से हमें दे नहीं रखी है। क्लियर? नवीन कुछ कंफ्यूजन लग रहा है?
आर्टिकल 350 आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको 2 सब क्लॉजेस पढ़ने हैं। आर्टिकल 350 आर्टिकल 350 में सब क्लॉज 1 देखेंगे हम। आर्टिकल 351 का ए है ना, ये कहता है आपका मातृभाषा से संबंधित, मातृभाषा से रिलेटेड कैसा है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल, ये सिर्फ सरकारी स्कूल्स में होगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी स्कूल्स या फिर ऐसे लिखो, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या मिलेगा, अपनी मातृभाषा की शिक्षा मिलेगी। मातृभाषा जो मदर टंग होती है उसकी शिक्षा भी मिलेगी, मातृभाषा की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी। मातृभाषा की शिक्षा भी क्या की जाएगी, इनको प्रदान की जाएगी। आई बात समझ, मदर टंग हाँ होता है, नहीं पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन एक समझाने के तरीके से, इस तरीके से मान के चलो, जो प्राइमरी स्कूल्स में जो मतलब ऐसे मान के चलो कि पढ़ाई तो नहीं जाती है लेकिन सिखाई जाती है कि किस तरीके से होती है शिक्षा। अब ऐसे थोड़ी कि लिखाई जाएगी, लिखाने में तो गढ़वाली लैंग्वेज की लिपि तो वही है। हाँ तो मतलब एक मान के चलो कि अब पढ़ाई जाएगी नहीं पढ़ाई जाएगी वो बात की बात है, लेकिन आर्टिकल में दे रखा है। वैसे मेनली जो है पढ़ाई नहीं जाती, उस भाषा का प्रयोग किया जाता है स्कूल लेवल पे, शिक्षा नहीं दी जाती है, प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 350 का आपका सब क्लॉज बी खा कहता है कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज की जो लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज की जो लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज लैंग्वेज के लिए एक एक अधिकारी, एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि माइनॉरिटी में आपकी जो 6 वर्ग आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, है ना, ये जो माइनॉरिटीज है इनकी भी अपनी माइनॉरिटीज की लैंग्वेज होगी। इन माइनॉरिटीज की लैंग्वेज के लिए इन अल्पसंख्यक वर्गों की जो भाषा है उनसे संबंधित अधिकारी और समितियों की गठन की बात की गई है। क्लियर। और आर्टिकल 351 कहता है कि भाई आपका जो भाषा है उसका किस तरीके से विकास हो सके। आर्टिकल भाषा के विकास से संबंधित है, भाषा के विकास से के लिए निर्देश, किस तरीके से निर्देश होंगे, किस तरीके से आपकी भाषा का विकास होगा, उससे संबंधित यहाँ पे बातचीत की गई है। क्लियर। चलिए और भाषा कौन सी आपकी, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना और बस। और हाँ अब जो आपका एक पॉइंट और लिखो, नोट। नोट में मैंने तुम्हें बताया था कि आपकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी, फिर अमेंडमेंट करके हमने कितनी भाषाओं को जोड़ा, ये लिखो जरा, लिखो। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 52nd की 51, 52nd, फिर 71, फिर 92। करो जरा इसको, लिखो कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। देखो पीछे लिखा है मैंने शेड्यूल 8 में, याद होना चाहिए अब तो, लिखाया था। हाँ तो लिखो इसे दोबारा से कॉपी में, 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां और फिर 92, 92। लिखो इसे फटाफट से एक बार। कौन कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा था हमने, इसको लिखो पीछे दोबारा से नोट करके। 92 वाला कब हुआ था, चेक करते हैं इसे। दो हजार तीन में हुआ था ये। लिखो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी,
कब कब जोड़ी गई थी सिंधी? लिखो इसे। 21 तो है। हाँ वो मैंने करेक्ट कर दिया था, लिखो फटाफट। पहले सिंधी, फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। लिखो, अरे लिखना है, पढ़ना नहीं है, लिखना है। कब कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? लिखो 67, 97, 2003। फिर उसके बाद हम पार्ट 18 की ओर मूव करेंगे। पार्ट 18 आपका इमरजेंसी है। तुम लोगों को शेड्यूल नहीं भेजा था कल का, आज का मतलब कि पॉलिटी की क्लास होने वाली है, तभी नहीं आए बच्चे। कोशिश करना हिंदी में लिखो। एक हफ्ता। पार्ट 18, फिर पार्ट 19, 20। इसके बाद 19, 20 में कुछ खास है नहीं। 21 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आ जाएगा बस। उसके बाद फिर आरटीआई, ईडी, लेखपाल, लोकपाल, लोकायुक्त, यही तो बचे बस। उसके बाद एक दिन की क्लास है बस। ये लोकायुक्त, लोकपाल, ये जितने भी है ना, ये जो टर्म्स है ये आपके मेन में आते हैं ज्यादातर। हमें सिर्फ इसमें बाकी इनके प्रॉफिट क्या, इनसे क्या लाभ होता है, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब हम मेंस की क्लास में पढ़ेंगे। वो गवर्नेंस से पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखेंगे इनका गठन कब हुआ था, इनका काम क्या होता है और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है बस। एक दिन की क्लास भी क्या बोलूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट लगेंगे बस उसमें। इस वीक कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटी आपकी। चलो फिलहाल ये लिख दिया आपने, आगे देखते हैं। पार्ट 18, पार्ट 18 इमरजेंसी, आपातकाल। आर्टिकल हम देखेंगे इसमें लिखो हेडिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि रीजन फॉर रीजन फॉर इमरजेंसी। जो आपका आपातकाल लगता है, लगने का कारण। भाई अभी कारण कूड़न तो मैं तुम्हें बहुत समझा चुकी हूँ, मुझे आंसर तो तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे दे दोगे। आपातकाल लगने का मुख्य कारण क्या होता है? कौन बताएगा मुझे, किसमें इतना दम है? अरे मैं आपातकाल की बात कर रही हूँ, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल क्या होती है इमरजेंसी? नॉर्मल थोड़ी होती है। आपातकाल बेसिकली 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार के आपातकाल लगने का मेन रीजन क्या होता है? किस चीज के खतरे में हो? प्रेसिडेंट रूल जब लगता है कौन से खतरे में होती है? बीमारी। कोविड में कौन सा आपातकाल लगा था आपका? अरे लॉकडाउन और आपातकाल में फर्क होता है भाई, लॉकडाउन आपातकाल में नहीं आता है। बताओ।
रीजन क्या होते हैं आपके? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैसे? नेशनल इमरजेंसी में कौन सी पॉलिटिकल इमरजेंसी होती है? किसके इमरजेंसी? तीनों में एक आएगी, मतलब तीनों इमरजेंसी का एक मेन रीजन होगा। वॉर हो सकती है। प्रेसिडेंट रूल में और फाइनेंशियल रूल में कौन सी वॉर होती है? जो वॉर शब्द है वो पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज होगा। याद करो, स्टार्टिंग में संघात्मक ढांचा पढ़ाया था, फेडरल सिस्टम। अरे तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट होने आया और तुम्हें अभी तक फेडरल सिस्टम का ही मतलब नहीं पता। याद रखना कि इमरजेंसी लगने का मेन रीजन होता है जब फेडरल स्ट्रक्चर अरे भगवान, अरे ये बताया था मैंने, क्वासी फेडरल बताया था मैंने, क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक। तो उसका संघात्मक कर दो ना सेंटर। जब सेंटर विफल हो जाए अपना काम करने के लिए, अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर कैसे विफल हो रही है भाई? वॉर हो रही है आंतरिक रूप से। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी तीन प्रकार से लगती है। एक, जब वॉर हो जाए, है ना, या कोई भारी शक्ति हम पे आक्रमण कर दे, या फिर अंदर ही आंतरिक अशांति हो जाए, यानी कि देश के अंदर ही कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाए जो क्या करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, अगर वो आंदोलन हिंसात्मक हो जाता, तो वो आंदोलन में अगर हथियारों का प्रयोग होता, तो आई समझ में? तो नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पे जब वॉर हो रही है, कोई भारी शक्ति हम पे आक्रमण कर रही है, अगर इंटरनली हम क्या करें, विद्रोह कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे सेंटर विफल हो रहे हैं। यानी कि संघ जो है, केंद्र जो है, कुछ इस तरीके से प्रशासन को नहीं संभाल पाए कि हमें ये काम करने पड़े। वॉर वगैरह वो अलग चीज है ना। तो यहाँ पे बात की जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर जब क्या हो जाए, हमें फेल दिखने लग जाए, फेल हो जाए, यानी कि संघात्मक ढांचा जो है, संघात्मक ढांचा जो है, ढांचा क्या हो जाए, विफल हो जाए, फेल हो जाए। या फिर जो आपकी कंट्री है और कंट्री प्लस जो उसके सिटीजन है, हाँ सिटीजन, उनकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे शब्द मैंने बताए थे ना, एकता, अखंडता। अब ये मत बोलना हमने प्रेम्बल नहीं पढ़ा, अब ये मत बोलना है कि यूनिटी इंटीग्रिटी हमें पता ही नहीं है। ये सारे टर्म्स जो आपके प्रियम्बल में है, पूरा एक क्लास पढ़ाया, एक क्लास में तुम्हें प्रियम्बल ही समझाया था। एकता अखंडता जब क्या हो जाए, अनस्टेबल, हाँ अनस्टेबल लिख लो, भंग हो जाए। इन ये दो कंडीशन है, आई बात समझ में? जब संघात्मक ढांचा आपका ठीक से काम ना कर रहा हो, सेंटर विफल होती जा रही हो, तो उस कंडीशन में आपकी इमरजेंसी लग। और इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है आपकी? अब जितनी स्पीड से तीन बोला है, उतनी स्पीड से आर्टिकल्स के साथ बता दो मुझे। एक मिनट पहले लिखने दो मुझे। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नवीन को मुझे लग रहा है अभी भी समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मेरी गलती नहीं है, अब तुम्हारी गलती है। इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। अब जब सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगे ना, और तुम्हें तभी भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, तो फिर वहां पे गलती टीचर की नहीं होती है, वहां पे गलती तुम्हारी खुद की होती है। चलिए, आर्टिकल सबसे पहले बात करें तो कौन सी इमरजेंसी होती है आपकी? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल पहला रीजन क्या होता है लगने का? एक तो
एक्सटर्नल वॉर यानी कि हाँ ठीक है, हिंदी में क्या लिखना है? एक्सटर्नल वॉर हाँ वायलेंस ही लिख लेते, मैं वही सोच रही थी। इंटरनल वायलेंस आंतरिक अशांति, देश के अंदर ही जब क्या हो जाए, अराजक स्थिति फैल जाए, अशांति। और तीसरा क्या बोल सकते हैं हम? हाँ यही एक्सटर्नल वॉर, आक्रमण, है ना, इस तरीके से। तो ये कंडीशंस होते हैं आपकी नेशनल इमरजेंसी लगने के। आई बात समझ में? फिर जो है आपका दूसरा देखेंगे हम, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रपति। अब मुझे कौन बताएगा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में, वो कौन से नंबर का राष्ट्रपति शासन लगा था पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो? हाँ पूरे देश में जो है आपके प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है। अब जो उत्तराखंड में लगा था वो कौन से नंबर का था? उत्तराखंड का ये तो पता है कि कब लगा था, कितने दिन का लगा था, किसकी सरकार के समय लगा था, लेकिन ये नहीं पता ना कि कौन से नंबर का प्रेसिडेंट रूल था वो। हाँ क्या प्रेसिडेंट रूल सिर्फ 5 लगे हुए? पूरे देश में 5 बार ही प्रेसिडेंट रूल लगा है? बहुत सारे। याद रखना उत्तराखंड का था जो, वो मतलब 114 बार ऑलरेडी पहले अलग अलग स्टेट्स में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। 115वां जो नंबर का था वो कौन सा था आपका? उत्तराखंड में लगा था। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 356। रीजन क्या क्या होंगे? पार्लियामेंट में अनस्टेबिलिटी। सपना जी क्यों चुप्पी साध रखी है आपने? आंसर्स चाहिए मुझे आपसे, बताओ रीजन क्या होंगे? रीजन ये हो सकता है कि व्हेन स्टेट गवर्नमेंट does not act as constitutional constitution। जब आपकी राज्य सरकार केंद्र संविधान के अनुरूप ना चले, हिंदी में भी लिखना है, हिंदी में लिख सकते हो कि जब संविधान के अनुरूप ना चले राज्य सरकार, तो उस कंडीशन में आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। आई बात समझ में? चलिए तीसरा लगता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका आता है आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल हो जाएगा आपका 360। एंड व्हाट आर द रीजन, क्या होंगे इसके रीजन भी बताओ साथ में। आर्टिकल 360 ये आई थिंक मैं आपको आज रीजन चौथी बार पढ़ा रही हूँगी इमरजेंसी के। क्या बोला? हाँ हाँ हमारे पास पैसे ना हो, किसके पास? तुम्हारे पास पैसे ना हो, देश के पास। क्या लिखोगे आप? अगर कल को आंसर में लिखने को आएगा तो ये लिखोगे हमें पे पैसा ना हो, देश की ये कंडीशन हो, ये एक वन लाइनर आंसर दो ना। देश की आर्थिक स्थिति संकट में आ जाए, क्या लिखेंगे हम इसको? इसमें क्या लिखेंगे हम?
लिख लो जो तुम्हें लिखना है। जब कोई भी कंट्री क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही हो, उस कंडीशन में अब जो है कब बार कितनी बार लगा है ये, अगर मैं बात करूं तो नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है आपकी? हाँ, एक, 3 बार, 3 बार लगी है। एक बार 1975 इंदिरा गांधी के समय, एक बार 1972, एक बार 1961 करके कुछ ऐसी है, तो लिखेंगे। मैं बताती हूँ तुम्हें कब कब लगी है। नेशनल इमरजेंसी आपकी अभी तक 3 बार लगी है, और इन 3 बार में पहला लिखेंगे आप लोग। मैं फिर ये बाद में नहीं लिखाऊंगा ना, इसको मैं अभी लिखवा देती हूँ। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1962 इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। और 1975 इंटरनल, या फिर इसको ऐसे लिखो आंतरिक अशांति, इसको ऐसे लिखोगे आंतरिक अशांति। हाँ, इसमें एक चीज और लिखोगे आप यहाँ पर, इसकी जगह पे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा सिंपल सा इंटरनल डिस्टरबेंस। इस इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 1978 में, लिखेंगे इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है इसमें, है ना। इस एक्ट के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद बोला जाता है कि जो आंतरिक अशांति शब्द है, इंटरनल डिस्टरबेंस है, उसको हटाकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया। मतलब लिखो इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया। हाँ, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन का नाम दिया गया। आई बात समझ में? पहले आर्म्ड रेबेलियन को 1978 से पहले क्या बोलते थे? आंतरिक अशांति। लेकिन अब बोलते हैं हम आंतरिक अशांति नहीं बोलते, हम आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। तो उसके लिए है ना कि संसद में भी 1 महीने के अंदर जो है पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इस तरीके से, ऐसे थोड़ी कि आज हमने बोल दिया और इमरजेंसी लग गई, ऐसा नहीं होता है। और हाँ, ये तुम पूछ रहे हो कि जिस एरिया में आर्म्ड रेबेलियन होगा ना, एक तो वो है कि आर्टिकल, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या, पर्टिकुलर एरिया में सरकार क्या कर सकती है? कर्फ्यू लगा सकती है, धारा 144 लगा सकती है, धारा सेशन 144 पता है कि जहाँ पे ग्रुप में तुम खड़े नहीं हो सकते हो, एक से ज्यादा व्यक्ति जो हमें एक साथ नहीं देखने चाहिए, धारा 144 कहती है। क्योंकि अगर ग्रुप में होगा, अगर आदमी ग्रुप में होंगे, ऑब्वियसली बात है कि ग्रुप में क्या होगा, उनके अंदर कुछ और चीज पनप रही होगी कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पे अशांति फैला सकते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो पर्टिकुलर स्टेट में सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? नेशनल इमरजेंसी ना लगा के बल्कि कर्फ्यू लगा सकती है, और कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, वहां पे फोर्सेस ज्यादा बना सकती है, या फिर धारा 144 लगा सकती है। इस तरीके से भी प्रोसेस कर सकती है। आई बात समझ में?
आगे जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे ना, इसमें नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान, अब देखो आपको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल 359 के तहत आपके 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। वही आर्टिकल 358 के अनुसार कहते हैं कि जब भी आंतरिक अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, तो आर्टिकल 19 कभी भी निलंबित नहीं होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान। अगर वॉर हो रही है या फिर भारी आक्रमण हो गया तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड होगा। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी इमरजेंसी लगी है तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। क्लियर? अभी जब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे मैं समझाऊंगी तुम्हें, फिलहाल मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। चलिए तो करें वन बाय वन इन सभी को स्टार्ट। चलो पहले लिखते हैं आपका, अभी टाइम तो बहुत है, हम पे आराम से कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी में चाहूंगी कि आज कंप्लीट हो जाए। हेडिंग डालेंगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, हेडिंग डालेंगे नेशनल इमरजेंसी अगर देश में क्या हुआ, सबसे पहली बात, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसकी घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कौन? राष्ट्रपति। तो सबसे पहले प्रोक्लेम कौन करेगा, यानी कि उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो है आपको क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है घोषणा करता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले हैं। अब रीजन भी लिख दो कि रीजन क्या क्या है। अब रीजन तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, रीजन मैंने तुम्हें समझा चुके हैं कि क्या क्या है रीजन। अब राष्ट्रपति भी कैसे करता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एक रिटन फॉर्म में रिटन एप्लीकेशन दे कि क्या करो भाई, आप लोग आप क्या करो, घोषणा कर दो कि क्या कर दो, नेशनल इमरजेंसी लागू कर दो। अब ऐसे थोड़ी कि आक्रमण हो रहा है, राष्ट्रपति का मन में है कि राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं भाई हम तो क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन क्या होती है कि राष्ट्रपति कब करता है, जब मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद उसको एक लिखित रूप में दस्तावेज दे दे कि भाई अब क्या करो, आप इमरजेंसी लगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर, मिनिस्ट्री के कहने पर क्या करता है, राष्ट्रपति भी क्या करेगा, उसपे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब इसमें एक नोट लिखो, नोट ये आएगा कि जो रिटन एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर है, ये रिटन प्रोसीजर वाला है, ये आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि 1978 से पहले ऐसा नहीं होता था कि मंत्रिपरिषद, पहले क्या होता था, मंत्रिपरिषद मौखिक रूप में बोलती थी कि भाई आप क्या करो, राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी लगा दो। लेकिन इस संशोधन के बाद क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद एक एप्लीकेशन देगी, एक रिटन फॉर्म में एविडेंस के रूप में हमारे पास रहेगा कि भाई मंत्रिपरिषद ने बोला था राष्ट्रपति को। कल को हो सकता है कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी और मंत्रिपरिषद कह रही कि नहीं भाई हमने तो बोला ही नहीं था, क्योंकि जब हम हमारे पास मौखिक रूप से कोई चीज होती है तो उसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है ना, रिटन में हमारे पास एविडेंस होता है। तो यहाँ पर जो है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44 अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था।
लिख लो, इसमें नोट में लिख दो, रिटन रिकमेंडेशन लिखो, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, द प्रोविजन ऑफ रिटन रिकमेंडेशन, द प्रोविजन ऑफ रिटन रिकमेंडेशन was added by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. 44th Constitutional Amendment Act of 1978. ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये रिटर्न एप्लीकेशन की फॉर्म में, रिटर्न एप्लीकेशन की फॉर्म में जो ये प्रोसीजर जो है वो जोड़ी गई थी। आई बात समझ में? चलो, अब जो है यहाँ पे कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है आपके, क्या चल रहा है पीछे फोन में? नवीन, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, फोन में क्या चल रहा है? क्या देख रहे थे? इसका क्या देख रहे थे? क्या देखा तुमने इसमें? एंटी इमरजेंसी, हाँ, ये किसके टाइम पे आया था? मोरारजी भाई देसाई। इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वां था। 1978 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार आ गई थी। तुम पीछे जहाँ पे मैंने प्राइम मिनिस्टर की जो टेबल दी है ना, उसको याद कर दो कि कब से कब तक आपका कौन सा प्राइम मिनिस्टर चला था। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 44वें संविधान संशोधन के दौरान आपका प्राइम मिनिस्टर कौन था, अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन था, लेकिन आपको ये क्लियर है कि टाइम पीरियड आपको पता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये प्रधानमंत्री था, तब आप आराम से कर सकते हो। चलो, फिलहाल ये तो है। अब जो है बात करेंगे हम प्रोसेस की। हम बात करते हैं कि आपका प्रोसेस क्या था, मतलब कि जो आपकी इमरजेंसी है, इमरजेंसी को लागू करने की क्या प्रोसेस होती है, इमरजेंसी की घोषणा करने का क्या प्रोसेस होता है। तो भाई इमरजेंसी का जो बिल होता है, जब हमें इमरजेंसी लगानी हो, उस कंडीशन में पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के अंदर ये बिल जो है क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। 1 माह के भीतर जो है क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास पहुंचना चाहिए। 1 महीने के भीतर, इसमें कोई भी टाइमलाइन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कितना टाइम तक कर सकते हो। इसमें यह है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा 1 महीने के भीतर इसको जो है क्या कर दे, पारित कर दे। दोनों सदनों से पारित होके राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाना चाहिए। क्लियर? और राष्ट्रपति सिग्नेचर के साथ ही क्या करता है, आपका घोषणा करता है। क्लियर इतना? इसमें नोट में लिखेंगे, इसमें देखो, अगर बात करी जाए तो पहले ये प्रोसेस जो है, पहले क्या होता था, 44th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि ये जो 1 माह का प्रोसीजर है वो होता था 2 महीने, कि भाई हमें इमरजेंसी लगानी है तो लोकसभा राज्यसभा 2 महीने के भीतर उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, पारित करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या टाइमलाइन क्या सेट की गई, 1 महीना। तो लिखेंगे इसमें, हिंदी में लिख लो, चलो। प्रारंभ में हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगी। प्रारंभ में संसद का अनुमोदन, प्रारंभ में संसद का अनुमोदन, प्रारंभ में संसद का अनुमोदन, संसद का अनुमोदन 2 माह था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पश्चात, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात, या फिर संशोधन के माध्यम से लिखो, के माध्यम से 1 माह कर दिया गया, 1 माह कर दिया गया। इनिशियली द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, इनिशियली द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट was 2 month, but through the 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो, संविधान संशोधन इतना लंबा लिखने की जरूरत, इतना लिख दिया करो, 44 + 1978।
but through the 44 constitutional amendment of 1978 it was decreased to 1 month. दूसरा लिखेंगे इसमें नोट में ही, a special majority is required to pass a national emergency bill. A special majority is required to pass a national emergency bill. राष्ट्रीय आपातकाल को पारित करने के लिए लिखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. राष्ट्रीय आपातकाल को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रही हूँ तुम्हें, और तुम्हें मुझे इसका आंसर देना है. अब दिमाग तो थोड़ा लगाओगे, है तुम पे दिमाग. अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये कहती है कि मान लो कि ये आपका जनवरी का महीना है ना, जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में, या फिर इसको ऐसे मान के चलो, मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूँ. हाँ, मान लो ये भी रिसेंट कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त. कौन बोलने वाला था, तो बहुत एडवांस में चल रहा है ना. ये मान लो जुलाई है ना. जुलाई में घोषणा हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं. क्लियर. ठीक 1 महीने बाद अगस्त में आपकी सरकार गिर जाती है. सरकार गिर जाती है मतलब कि सरकार क्या हो जाती है, ऐसे मान लो, सरकार भी नहीं, हाँ मान के चलो कि लोकसभा आपकी क्या हो जाती है, लोकसभा यानी कि सरकार गिर जाती है. ऐसे कैसे, मंत्री परिषद, मंत्री जो है अपने पद छोड़ के चले जाए, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो सरकार गिर तो गई है ना. जो मंत्री होते हैं, जनता पार्टी के मंत्री अगर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, मान लो कि लोकसभा में बहुमत कितनों की है, 272 की है ना, इसमें से 70 सांसद जो है, 70 मंत्रियों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो कितने बच गए, 200. बहुमत गिर गई, सरकार गिर गई. अब इस कंडीशन में क्या होगा, अरे जब कंडीशन होती है ना, वही होते हैं ना, गरीबी में आटा गीला. जब संकट आता तो सब जगह से संकट आता है. तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आज इस महीने में हमने जो है इमरजेंसी घोषित कर दी, अगले महीने हमारी लोकसभा गिर गई, तब उस कंडीशन में क्या होगा इस बिल का, तब उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या होगा उस कंडीशन में, दिमाग लगाओ. इट्स अ क्वेश्चन टू यू. सबसे मैं आंसर की उम्मीद रखती हूँ. प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल तो ऑलरेडी लग रहा है. प्रेसिडेंट रूल क्यों लगेगा, सेंटर में थोड़ी लगता है प्रेसिडेंट रूल. बिल पास नहीं होगा, कंडीशन इमरजेंसी की बनी हुई है. हो जाएगा, तुमने बोल दिया हो जाएगा, क्यों नहीं होगा. एक बार दोबारा सोचो, जरा दिमाग लगाओ अपना, एक शांत मन से सोचो, तब क्या होगा, आंसर निकालो. बिल जो है लोकसभा से राज्यसभा से पारित हो गया है ना, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट के पास पहुंचने वाला था, लोकसभा गिर गई, तब लोकसभा गिर गई, तब उसमें पास हो गया था, इसमें भी पास हो जाएगा. तो उसमें मैंने एक और कंडीशन बताई होगी कि कब पास होगा और किस तरीके से पास होगा, बताया तो था मैंने.
दिमाग लगाओ। तुम लोगों के दिमाग में इतना नहीं आ रहा है कि नई लोकसभा बनेगी, 1 महीने के अंदर अंदर नई लोकसभा बन जाएगी। और फिर देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन मैंने बताई, तुम लोगों के दिमाग में इतना नहीं आया कि नई लोकसभा बनेगी, तुम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर रहे हो। अरे भाई प्रेसिडेंट कैसे संभाल सकता है, प्रेसिडेंट ही, मतलब बात ये है कि केंद्र सरकार संभालती है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है कि लोकसभा गिर जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, नई लोकसभा बनानी पड़ती है, नई लोकसभा बनानी होती है। लेकिन लेकिन नई लोकसभा तो बन गई, अब नई लोकसभा क्या करेगी, इसको पारित करेगी। लेकिन कंडीशन पता क्या है, ये सिर्फ तभी काम करता है जब ये बिल आपके राज्यसभा से पारित हो गया हो, क्योंकि लोकसभा जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में काम करेगी। क्या बोला, अरे जब इमरजेंसी लगती है तो आपका इमरजेंसी को कौन संभालेगा, आपकी सरकार संभालेगी। अब जब आपकी सरकार ही गिर चुकी है तो उस इमरजेंसी के दौरान देश को कौन संभालेगा। उसलिए हमें 30 दिन के अंदर अंदर नई लोकसभा बनानी पड़ती है, और नई लोकसभा जो है आपके इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। नई लोकसभा बनानी पड़ती है, और जब नई लोकसभा होती है तो नई लोकसभा से पारित तो होगा ये, लेकिन शर्त क्या होती है कि वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होना चाहिए वो बिल। शर्त जो है वो बिल तभी पास होगा जब वो राज्यसभा से पारित हो गया हो। नहीं आ रहा है समझ में? नवीन तो ऐसा कर रहा है कि बिल क्या बोल रहे हो, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं समझी नहीं, तुमने घुमा दिया मेरे को अपनी बातों में। हाँ हाँ, उसके बाद वो फिर लोकसभा से पास होगा और तब जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो समझ गई, तुम लोग नहीं समझे, वो समझ गई। अब क्लियर हो गया। नई लोकसभा से राज्यसभा से पहले बिल पास हो गया है, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में पहुंच गया, इस बीच लोकसभा खत्म हो गई, फिर नई लोकसभा बनेगी, फिर वो लोकसभा के पास जाएगा और फिर जो है लोकसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आई बात समझ में? अगर राज्यसभा में भी नहीं गया होता तब कुछ कंडीशन नहीं थी, तब जो है प्रोसेस दोबारा से स्टार्टिंग से आती, तब शुरू से होता। आई बात समझ में? वो राज्यसभा से कंडीशन ये है कि राज्यसभा से पास होना चाहिए। समझ गए तुम लोग? क्लियर? कंडीशन ये समझ गए? चलिए अब चलो, अब जो है टेन्योर कितना होता है नेशनल इमरजेंसी का, टाइम पीरियड, यानी कि नेशनल इमरजेंसी कितने समय तक चलती है। टेन्योर, टेन्योर ही बोल लेते हैं, कार्यकाल क्या बोलते हैं इसको, अवधि बोलते हैं। टाइम, कितने समय तक आपकी जो है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, कोई आइडिया है? नेशनल इमरजेंसी 1 दिन से लेके 1 महीने से लेके 1 साल से लेके इन्फिनिटी तक चलती रहती है, अनंत काल। अब उसमें भी बार बार हर 6 महीने में रिव्यू करना होता है। तो इमरजेंसी जो है आपकी अनंत काल तक चल सकती है, अनंत काल तक चल सकती है। लेकिन हर 6 महीने में आपको जो है हर 6 महीने में क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। यानी कि हर 6 महीने में ये बिल लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्लियर? हर 6 महीने में ये बिल को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। आप लोग इसको कर सकते हो। अब ये तो है। अब अगर हमें राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो समाप्त करने के लिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल दे कि भाई तुम क्या कर दो, समाप्त कर दो, तो वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर? राष्ट्रपति कह दे प्रेसिडेंट कह दे कि क्या कर दो, तुम समाप्त कर दो, तो वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर? चलिए
एक नोट करके लिखना तुम। चलो इस नोट को ना मैं घर पे मैं तुम्हें नोट्स में भेज दूंगी। ये नोट क्या कहता है, ये नोट कहता है आपका कि एक मिनट, ये नोट कहता है आपका, इस नोट में क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका। इसमें कहा गया कि 1/10 मेंबर जो है संसद के, 1/10 मेंबर्स जो है क्या कर दे, बोल दे कि हमें इमरजेंसी, जो इमरजेंसी है उसको आगे बढ़ाना है या समाप्त करना है। ठीक है, 1/10 सदस्य, यानी कि कितने टोटल मेंबर्स कितने होते हैं आपके 543, इसका 10 कितना होगा 54, तो यानी कि 10% है ना। 1/10 कितना होगा कितना, तो यानी कि अगर 1/10 सदस्य कह दे कि हमें इमरजेंसी को बढ़ाना है या समाप्त करना है, किसको, स्पीकर को दे दे, स्पीकर को दे दे, तो 14 दिन के अंदर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है और वो चर्चा करती है आपकी किसकी, इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है या घटाना है। संसद के 10 सदस्य, 1/10 सदस्य अगर ये पारित कर दे, ये एप्लीकेशन दे दे कि भाई हम जो आपका इमरजेंसी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो 14 दिन के अंदर अंदर जो है एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या स्टेट की जो कार्यपालिका है वो समाप्त होती है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव समाप्त होगी या अपना काम करती रहेगी, समाप्त। सरकार चलती रहेगी, समाप्त तुमने क्यों बोला। इमरजेंसी के दौरान राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इमरजेंसी के दौरान राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमेशा से ही सेंटर हैवी हो जाएगी, है ना, सेंटर हैवी हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे सेंटर लेजिस्लेटिव, या फिर ऐसे मान के चलो लेजिस्लेटिव, और देखो जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची से कानून बना सकती है, आई बात समझ में। और
सेंट्रल लिस्ट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना है उसके लिए वो क्या कर सकती है, ऑर्डिनेंस बुला सकती है। और ऑर्डिनेंस आपके कौन से आर्टिकल में है, अध्यादेश, केंद्र का, स्टेट का नहीं पूछ रही मैं, सेंटर का। क्या 123 ऑर्डिनेंस पावर सेंटर की कौन से में आती है, 123 और 213 में आपकी स्टेट की ऑर्डिनेंस पावर आती है ना। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अगर केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाना होगा तो वो अध्यादेश को भी जारी कर सकती है। अध्यादेश यानी कि जब संसद अपने सत्र में ना हो तो उस कंडीशन में किसी विशेष परिस्थिति के कानून पर चर्चा करने के लिए हम अध्यादेश जारी करते हैं ना, ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंटर एग्जीक्यूटिव है, सेंटर की एग्जीक्यूटिव है वो हैवी होती है। हैवी कैसे, इस कंडीशन में क्या होता है, नोट में ध्यान रखना कि राज्यों की जो कार्यपालिका है वो समाप्त नहीं होती है, राज्यों की कार्यपालिका काम करती है। आई बात समझ में, राज्यों की कार्यपालिका काम करती है लेकिन सेंटर के दिशा निर्देश पे, जो दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन या फिर जो रूल्स फॉलो करने के लिए सेंटर स्टेट्स को कहेगा वो स्टेट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर हैवी है। सेंटर जो काम करने को बोलेगा स्टेट्स को वो उसकी कार्यपालिका वैसे काम करेगी। क्लियर, लिख लो इसको अपने अपनी भाषा में, उसके बाद में नोट्स तो तुम्हें भेज ही दूंगी। चलिए आर्टिकल 354, आर्टिकल 354 कहता है कि सेंटर क्या कर सकती है, सेंटर जो है, जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, बिटवीन सेंटर और स्टेट, उसमें क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, उसको डिक्रीज कर सकती है यानी कि घटा सकती है। जो टैक्सेस, जो सेंटर स्टेट के बीच में टैक्सेस का, ये पैसे का वितरण होता है उसको कम कर सकती है। मान लो अगर 50% का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो उसको घटाकर 25% कर सकती है। क्यों, क्योंकि हमें वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए हमें पैसा चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकती है, 50% के मतलब घटा सकती है। आई बात समझ में। चलिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नोट में लिखे, ध्यान रखना है इसको, नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और जो आपकी विधानसभा होती है, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इनका कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, तुम्हारे अलावा बाकी 3 आंसर्स देंगे। वैसे सामान्यतः तो देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय कितने साल हम बढ़ा सकते हैं। क्या मैंने 2 साल पढ़ाया था, क्या मैंने 3 साल पढ़ाया था या 5 साल पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने, 2 साल पढ़ाया था मैंने कि 2 साल तक बढ़ा सकते हैं हम, 1 साल। सामान्यतः तो देखा जाए 5 साल का होता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है 1 साल तक कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तुम मुझे ये फील क्यों करा रहे हो कि मैंने तुम्हें पढ़ा के गलती कर दी, तुम्हारा तो मतलब वो है ना नील बटे सन्नाटा वो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में भी। अवधि को हम जो है 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में। अगर सामान्यतः देखा जाए तो इमरजेंसी के दौरान कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है, 6 वर्ष का हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, तुम लोग बोलते हो ना कि मैम, परसों सपना पूछ रही थी मुझसे कि मैम क्वेश्चन पूछा करो, हमें पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं ना। अब इस 6 से मुझे एक चीज याद आई है, इस 6 से मेरे को एक चीज याद ये आई है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपकी केंद्र, जो आपका सेंटर है,
मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपका लोकसभा है, इसका कार्यकाल कितना था पहले? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमने 6 वर्ष किया और फिर से हमने दोबारा से 5 वर्ष किया? सपना को छोड़ के आंसर दो, पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, या फिर खाली व्हाइट बोर्ड में कहानी सुनने के लिए आते हो। मैंने लोकसभा जब पढ़ाई थी तो लोकसभा में मैंने आपको टेन्योर बताया था, कार्यकाल पढ़ाया था। जरा देखो पीछे पलटो अपने कॉपियों को, लोकसभा का कार्यकाल मैंने बताया था, जहाँ पे मैंने लोकसभा का कार्यकाल लिखवाया, ये लिखवाया होगा मैंने कि 42वें संविधान संशोधन के बाद हमने क्या किया था, 6 साल किया था, फिर जो है 44वें संविधान संशोधन के बाद हमने क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। देखो जहाँ पे मैंने लोकसभा का टेन्योर लिखाया है। कॉपी क्यों नहीं लाए तुम लोग अपनी फेयर कॉपी? पार्ट 5 में मैंने लोकसभा बताई है। लोकसभा का टेन्योर देखो जरा, मैंने जहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल लिखा है। नोट्स इतने सुंदर बना रखे, कभी खोल के देख भी लिया करो इन्हें पढ़ने के लिए। जहाँ पे मैंने पार्ट 5 करवाया तुम्हें, लोकसभा मिल गया नवीन? नहीं मिला? लोकसभा मैंने भेज तो रखा पूरा तुम्हें, तो तभी तो नहीं पता। दिखाओ कहाँ तक किया तुमने, चेक करूं मैं। जहाँ पे मैंने लोकसभा लिखाई है, पढ़ लो ठीक से, समय एक जैसा नहीं रहने वाला। चलो फटाफट करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद हम जो है राष्ट्रपति शासन कल की क्लास में करेंगे ना। तो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। चलो अब इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो, टाइम भी हो गया तुम्हारा। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हम यहाँ पे आर्टिकल 358 देखेंगे। 358 कहता है जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, और नेशनल इमरजेंसी जब लगती है वॉर के दौरान लगती है, तो आपका आर्टिकल 19 जो है क्या नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। एक मिनट, देखो ध्यान रखना कि जब अच्छा चलो इधर, आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी वॉर के दौरान लगी है, आक्रमण के दौरान लगी है, तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से लगी है, तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आर्टिकल 19 क्या कहता है? देश में घूमने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, शस्त्र रहित विद्रोह करने का अधिकार है, ग्रुप्स बनाने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है। अगर वॉर हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है कि 19 सस्पेंड होगा, आप आराम से इधर उधर कहीं भी घूम नहीं सकते हो, है ना। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टरबेंस के दौरान अगर आपका इमरजेंसी लगी है, तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया में कर्फ्यू लगा सकती है, धारा 144 लगा सकती है, कुछ प्रशासन को और मजबूत कर सकती है। आई बात समझ में? ये तो आपका आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 की बात कही जाएगी। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है, आर्टिकल 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल
20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे आपके, सस्पेंड हो जाएंगे। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या कहते हैं, मुझे कौन बताने वाला है? क्या? पीछे देखो, देख लेना एक बार। तो आर्टिकल 20 और 21 क्या नहीं होते? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे आपके, सस्पेंड हो जाएंगे। क्लियर इतना? और यहाँ पे आपका नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट होता है, और ये मैं बता चुकी हूँ कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो 3 बार लगी है, 1962, 72, 71 और 75। क्लियर? नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम आपका प्रेसिडेंट रूल और जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे, और उसके बाद आर्टिकल पार्ट 19 की बात भी करेंगे। क्लियर इतना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपका क्लास का समय भी हो चुका है, मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। चलिए पढ़ लो आप ठीक से, सिलेबस सब्जेक्ट कंप्लीट होने को आया आपका।